काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हाल फिलहाल में अखबारों में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में आपने एक शब्द इस समय जरूर सुन रखी होगी। वो क्या है? बुलडोजर। बुलडोजर के बारे में आप बहुत पहले से परिचित होंगे। एक यंत्र के रूप में और कुछ व्यक्तिगत कार्यों के लिए बुलडोजर का प्रयोग काफी लोग पहले से करते रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन में, राजनीति में बुलडोजर का कहां से इस्तेमाल होना शुरू हो गया और उसकी प्रासंगिकता अब इतनी ज्यादा कैसे हो गई, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का मुख्य कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा आदेश आया है जिसपे बुलडोजर के बारे में कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ उसकी क्रियाविधि को लेकर के, बुलडोजर के प्रयोग को, बुलडोजर की जो संस्कृति है, बुलडोजर के द्वारा जो त्वरित न्याय देने की संकल्पना विकसित हो गई है और बुलडोजर का जो राज चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। हालांकि कुछ बातों को लेकर के उन्होंने रियायत भी दी है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिस पे उन्होंने संवैधानिक रूप से पालन करने के लिए हिदायत दी है। आज हम लोग इसी बुलडोजर संस्कृति और बुलडोजर राज पे चर्चा करने जा रहे हैं और इस पे चर्चा का कारण सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान आदेश और कैसे क्या गतिविधियां ये चलती हैं, कैसे क्या होता है, किन किन राज्यों में इसका अतिशय प्रयोग हो रहा है, और हम लोग ये जानने की चर्चा करेंगे कि क्या बुलडोजर के प्रयोग से, क्या जो इसकी संस्कृति विकसित हुई है उससे आम जनमानस को, शासन को, प्रशासन को कुछ लाभ हुआ है या फिर इसका घाटा हुआ है। किस तरीके से, जिस उद्देश्य से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है गैंगस्टर्स के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ, क्या उनपे नकेल कसी गई? जो शासन सत्ता है, जो विधि का शासन है, जो संविधान का शासन है, उसमें क्या जो है प्रमुखता से कुछ सकारात्मक असर पड़ा है? आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक सामान्य चर्चा होगी, व्यवहारिक तौर पे चर्चा होगी। उसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, सामान्य तौर पे पढ़ाई लिखाई में इसका, इस टॉपिक का क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्रमबद्ध ढंग से आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य में होने के नाते और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये थोड़ा सा अलग टॉपिक नहीं है, ना जानकारी वाला टॉपिक नहीं है। जो यहाँ बाबा का बुलडोजर चलता है उसके बारे में यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक स्पष्ट तौर पे जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या आदेश आया है, क्या संस्कृति है, क्या इस पे पॉलिटिक्स हो रही है और वास्तव में क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक शब्द बुलडोजर के बारे में समझते हैं। बुलडोजर का इस्तेमाल जो है किसी भी, चाहे मिट्टी की खुदाई में या फिर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां उसका इस्तेमाल होता है। राजनीति में ये कहां से पहुंची, ये संस्कृति कहां से पहुंची, बुलडोजर संस्कृति, बुलडोजर राजनीति या बुलडोजर न्याय, त्वरित न्याय का क्या ये एक अच्छा उपाय मिल गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिंदुवार इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर राज है क्या, ये संस्कृति है क्या, आखिर ये कैसे और कहां से शुरू हुई है। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सामान्य तौर पे इस समय जो इसका इस्तेमाल हो रहा है किसी शासक द्वारा, जो भी प्रशासक हैं उनके द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग सीधे बात करते हैं। यहाँ की सरकार, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, सितंबर 2017 में सबसे पहला मामला आया। जो भी गैंगस्टर हैं, जो भी भूमाफिया हैं, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। जो भी संगठित अपराध करते हैं उनकी संपत्तियां जब्त करते हुए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए और उस कड़ी कार्रवाई का संदेश देते हुए उनकी संपत्तियों को जब्त करके उनके घर, उनके मकान, उनको जमींदोज करते हुए ये सबसे पहला काम किया गया। और उसके बाद एक कड़ी कार्रवाई की गई भूमाफिया के खिलाफ कि जो भी भूमाफिया सरकारी जमीन या फिर किसी अन्यत्र व्यक्ति की जबरदस्ती जमीन को कब्जा करके अपने हस्तगत कर लेते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई की गई। मुकदमे का जो प्रक्रम चलता है बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। कुछ ऐसी क्रियाविधि अपनाई गई जिसके द्वारा त्वरित या जल्दी न्याय लोगों को मिलने लगा। और इस संदर्भ में ये दावा किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि लगभग 67,000 एकड़ जमीन, 67,000 एकड़ जमीन यहाँ भूमाफियाओं द्वारा पिछले कुछ सालों में वापस सरकारी जमीन उनसे, उनके कब्जे से हटा करके निकाली गई है। मतलब सरकार ने उसको अपने कस्टडी में लिया है।
और यहाँ पे जो संगठित अपराधी थी, जैसे अतीक अहमद के ऊपर जो है तमाम कार्रवाइयाँ की गई, मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई की गई, पश्चिम यूपी में तमाम ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। और ऐसे कुछ अपराधी जो बीच बीच में अपराध किया करते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं, फरार हो जाते हैं, या फिर उनकी कुछ ऐसी गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं, तो उनके मकानों को गिरा करके एक कड़ा संदेश दिया जाता है। ऐसा ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जितने हिंदी बेल्ट हैं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पर ये संस्कृति ज़्यादा डेवलप हुई है। सीधे तौर पे कहें तो ऐसे राज्य जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, और करीब करीब दिल्ली में भी इस तरीके से न्याय देने की वर्तमान में व्यवस्था जारी है, चल रही है। अब मामला यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, दिशा निर्देश इस पे दिया क्या है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पष्ट तौर पे ये जो संस्कृति बुलडोजर की चल रही है, तुरंत न्याय देने वाली, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी स्पष्ट तौर पे आलोचना की और उसने कहा कि ये जो नियम है, जो ये सिस्टम है, ये संवैधानिक नियमों के खिलाफ है, कि तत्काल जो है इस तरीके की कार्रवाई कर देना बिना कानूनी नियमों का पालन करते हुए, इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल जायज नहीं है। और उसके बाद कि ये भी जो प्रक्रिया है, इसका एक स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए कि किस प्रक्रिया के तहत कैसे जो है इसका जो है पालन किया जा रहा है, इसके बारे में एक स्पष्ट निर्देश हो। और ज़्यादातर ये देखा जा रहा है जिसके कारण से इसकी आलोचना हो रही है, आम जनमानस में भी आलोचना इस बात की होती है, और कानूनी नियमों पे अगर कानूनी कसौटी पे इसको कसा जाता है, तब इस बिंदु से सबसे ज़्यादा इसकी आलोचना होती है कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो भी आरोपी हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा नुकसान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध कर दिया है, अभी उस पर आरोप लगा है और उसके घर को गिरा दिया गया, उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, और उसने मान लीजिए अपनी ही मेहनत से, अपने सही कार्यक्रम से, जो भी उसने सिस्टम लगा करके अपनी संपत्ति अर्जित की थी, उसको गिरा दिया गया। अभी वो महज आरोपी है, मुकदमा चलता है, सिस्टम सारा कानूनी नियमों के हिसाब से पूरा सिस्टम बनता है। अंत में अगर दोष सिद्ध नहीं होता है, तब क्या उसका जो नुकसान हुआ है उसके भरपाई की क्या व्यवस्था है, उसके जो अन्य सदस्य हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भरपाई की क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें इसमें स्पष्ट नहीं है, और ये नुकसान सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जान लेना अति आवश्यक है कि आरोपी और अपराधी में अंतर है। आरोपी का मतलब है एक्यूज्ड, अपराधी का मतलब है क्रिमिनल। जिसके ऊपर अभी आरोप लगा है अपराध का, वो आरोपी है। जिसके ऊपर आरोप से सारी लीगल प्रोसीडिंग होने के बाद अपराध दोष सिद्ध हो गया है, वो क्या है, अपराधी है। जिसका दोष सिद्ध है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पे ये जायज़ है, काबिले तारीफ है। लेकिन जिसके ऊपर केवल अभी आरोप लगा हुआ है, तो उसके खिलाफ अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो जायज़ है कि नाजायज़ है, इस पे प्रश्न तत्काल उठ जाएगा, क्योंकि अभी स्पष्ट तौर पे उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और उसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक ये मामला कि आरोपी के साथ जो उसके परिवार के सदस्य हैं, वो भी इस कारण से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उस मामले में, संबंधित अपराध में, संगठित अपराध में जो भी व्यक्ति अपराध करता है या करता हुआ आता है, उसमें उसके परिवार के सदस्यों का अधिकतर देखा जाता है कि कोई हाथ नहीं होता है। अगर उनका हाथ होता है तो वो भी अपराधी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन इस कारण से, आरोप लगने के कारण उनके भी घर गिरा दिए जाते हैं जिसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। जबकि संवैधानिक नियमों के हिसाब से हर एक व्यक्ति की एक अपनी गरिमा है, उसका अपना व्यक्तिगत एक मूल अधिकार है। तो इस कार्यक्रम से ये भी जो संस्था चल रही है, जो ये राज चल रहा है, इससे उस व्यक्ति का मूल अधिकार प्रभावित हो जाता है। हालांकि इसके समर्थन में कुछ बात कही जाती है कि जब वो व्यक्ति अपराध कर रहा था तो उसके परिवार ने क्या उस समय जानने की कोशिश नहीं की, तो अगर रोका नहीं या जानने की कोशिश नहीं की तो निश्चित तौर पे उसके अपराध में उसकी भी सहभागिता
रही होगी। बुलडोजर का जो राज चाहते हैं, जो बुलडोजर के द्वारा न्याय चाहते हैं, उनके द्वारा ये समर्थन में बात कही जाती है। और कभी कभी ये बातें सत्य भी लगती हैं कि जो आरोपी है, जो अपराधी व्यक्ति है, वो जो है अपनी जो भी अन्याय करता है, जो भी गतिविधियां करता है, जो भी गलत काम करता है, अवैध काम करता है, उससे जो भी संपत्तियां, सुख समृद्धि का साधन इकट्ठा करता है, अर्जित करता है, उसका उपभोग उसके घर वाले जाने अनजाने में किया करते हैं। तो अगर आप उसके उपभोग में अगर आप शामिल हैं तो निश्चित तौर पे आपका अपराध बन जाता है कहीं ना कहीं। तो एक तो ये आलोचना होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उसका समर्थन नहीं किया जाएगा। जो भी आलोचना दिशा निर्देश दिया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उनके खिलाफ आप स्पष्ट तौर पे कार्रवाई जारी रखिए, उसके लिए हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है, ना किसी प्रकार से उसकी आलोचना की जा रही है। तो इस तरीके से जो बुलडोजर की संस्कृति है, बुलडोजर का जो राज है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके संदर्भ में चर्चा की गई। तो इस तरीके से इन राज्यों में जहां बुलडोजर के द्वारा न्याय देने के लिए तत्काल व्यवस्था की गई है, ये त्वरित न्याय का क्या एक सशक्त माध्यम बन गया है, इसके बारे में भी अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बुलडोजर के प्रयोग में यह देखा गया है कि जैसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाता है तो तत्काल उसका घर, उसकी संपत्तियां जो भी उसने अर्जित की है, वैध या अवैध रूप से जैसे भी अर्जित की हैं, बिना उसके बारे में स्पष्ट तौर पे जानकारी किए हुए 2-4 दिनों के अंदर ये देखा गया है कि 2-4 दिनों के अंदर ही उसका मकान, उसका घर जब्त करके गिरा दिया जाता है। चूंकि आप व्यक्तिगत तौर पे ये कानून की जो शिथिलता है, जो व्यवस्था है, उससे आप परिचित होंगे कि कहाँ तो 10-10 साल मुकदमे चलते रहते हैं और कहाँ इतनी जल्दी जानकारी मिल जाती है, इतनी जल्दी उसमें स्पष्टता आ जाती है कि फला व्यक्ति का, फला आरोपी, फला अपराधी जो व्यक्ति है, उसकी ये संपत्तियां यहाँ हैं और अवैध रूप से अर्जित की गई हैं, अवैध रूप से बनाई गई हैं। इसकी सारी प्रक्रिया विभाग को, शासन को तत्काल हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रक्रिया है इसको जब्त करने की, जो भी अर्जित की गई है अवैध संपत्तियां, उसको गिराने की उसकी प्रक्रिया है कि उसको नोटिस दिया जाए, उसका जवाब आए, फिर नोटिस दिया जाए। यदि जवाब नहीं आता है या समुचित जवाब नहीं आता है, संतोषजनक जवाब नहीं है, तब उसके बाद कार्रवाई की जाए। ये जो सारी प्रक्रिया है, अगर भारतीय जो न्याय व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, जो प्रक्रिया है, तो उसमें मान के चलिए कम से कम 1 से 2 साल के लिए ये प्रक्रिया आप मान के चलिए कि इसमें कम से कम इतना समय, व्यवहार में अगर देखा जाए तो इतना समय लग ही जाएगा। हम मानते हैं कि चलिए इस प्रक्रिया को और तेजी से किया जाए, कम से कम समय में अगर देखा जाए तब भी 2 महीने का समय तो कम से कम लगना ही है कि अगर कोई नोटिस दी जाती है कहीं तो उसमें 1 हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते का समय निश्चित तौर पे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है ये निश्चित तौर पे कानूनी नियमों को ताक पर रख करके की जाती होगी। तो इसका कारण ये है कि इसमें कमी इस बुलडोजर संस्कृति में, इस न्याय व्यवस्था में इसमें नहीं है, बल्कि कमी कहाँ है, इस कानूनी प्रक्रिया में है। अगर आपने देखा होगा या आप जानते हो, एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, अश्वनी उपाध्याय जी, इनके वीडियोज यूट्यूब पे आते रहते हैं कानून से जुड़े हुए, कानूनी शिथिलता को लेकर के, भारतीय न्याय व्यवस्था में कहाँ कमियां हैं, कहाँ लूप होल्स हैं, उसके बारे में अक्सर ये वीडियो डालते रहते हैं। तो इनकी जो रिसर्च है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, खास करके कानूनी प्रक्रिया में इतनी शिथिलता है, इतनी लूप होल्स हैं, उनके बारे में इनकी चर्चा रहती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने जो इस पूरे प्रकरण पे जानकारी इकट्ठा की है, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यवस्था है, जो ये संस्कृति उभर रही है, उसमें खास करके कोई दोष नहीं है। दोष जो भी है वो कानूनी प्रक्रिया में है कि इस तरीके की कानूनी प्रक्रिया है। जो मुकदमे चलते हैं तो सालों साल, 10 साल, 20 साल चलते रहते हैं और अचानक से इसमें 2-3-4 दिन के अंदर सारा सिस्टम बना दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे तमाम विभागों में होता है, तमाम प्रक्रिया में देखा जाता है, निश्चित तौर पे फिर बैक डेट में काम जरूर किया जाता होगा, जो भी सिस्टम अपनाया जाता होगा।
हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है, आसपास आपने देखा होगा कि 3 से 4 दिनों के अंदर में उसकी अवैध संपत्तियां सब गलत बनी होती हैं, सब सरकारी ज़मीनों पे मिल जाती हैं, उसका नक्शा नहीं बना है, नक्शा पास नहीं कराया गया है, ये सारी कमियां तत्काल उनको मिल जाती हैं। अगर किसी एक अपराधी की मिल जाती हैं, अगर इस समय देखा जा रहा है कि कई अपराधी, कई आरोपियों की, इस तरह के जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबके मकान गलत बने हुए हैं, सब अवैध बने हुए हैं, सब सरकारी ज़मीनों पे बने हुए हैं। तो वर्तमान जो न्यायिक व्यवस्था है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस बात का संज्ञान ले। इस तरीके के मामले आते हैं, जैसा कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, वहाँ से माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया है, तो इसी के साथ में एक ऐसा आदेश तुरंत जारी कर दिया जाए कि लगभग सभी के मकानों की जांच कर ली जाए कि क्या जब वो व्यक्ति आरोप सिद्ध होगा या आरोपी बनेगा, जब वो क्राइम करेगा, तभी उसके मकान की जांच की जाएगी। अगर सबके मकान ऐसे बने हुए हैं तो सबके मकानों की जांच कर ली जाए। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया है, तो उसमें कानूनी प्रक्रिया में जो जटिलता है, जो शिथिलता है, उसका फायदा आरोपी उठाते हैं, उसका फायदा जो क्रिमिनल हैं, जो संगठित अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो बड़े माफिया हैं, इस बात का फायदा उठा करके, क्योंकि जब मामला घटता है तभी शासन प्रशासन को होश आता है, जैसे गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं उसके बाद उसका सिस्टम सब वैसे यथावत चलता रहता है। जैसे हाल फिलहाल में एक मामला मेरे संज्ञान में आया, सुल्तानपुर जिले का मामला है, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने 308 के केस का एक मामला है कि 308 के केस में जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। सामान्य तौर पे अगर आपको जानकारी है तो ये है कि 7 साल या 7 साल से अगर कम की सजा है तो उसमें जेल नहीं भेजा जा सकता या नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ये मामला है 308 का जो अपराध है, धारा 308, उसमें 7 साल तक की सजा है। तो इस मामले में संबंधित लोअर के जज द्वारा, जिला अदालत के जज द्वारा और संबंधित विवेचक द्वारा जो भी विवेचना की गई और उन्होंने वहां पर जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया, उसके आधार पर उन्होंने संबंधित व्यक्ति को, संबंधित आरोपी को जेल भेज दिया और वह व्यक्ति जा करके हाईकोर्ट में उसने अपील की और वहां से संबंधित जो कंसर्न जज थे उस मामले के, उनको तलब किया गया और जो विवेचक थे सब इंस्पेक्टर, उनको तलब किया गया, अवमानना की नोटिस दी गई है और दंडित किए जाने तक की चेतावनी दी है। मतलब कि एक 308 में ये तक कहा गया कि जो है उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। अब इसी के संज्ञान में ये स्वतः संज्ञान हाई कोर्ट के द्वारा ले लिया जाना चाहिए कि 308 से संबंधित जो भी अपराध हैं, क्या और भी अपराध इस समय उत्तर प्रदेश में और भी आरोपी हैं इससे संबंधित जो जेलों में हैं या जेल गए हैं, उनकी फाइल भी अगर तलब कर ली जाए तो यहीं से मामला बन जाए। क्योंकि अब जो भी व्यक्ति कोर्ट जाए तो इस तरीके से जो कोर्ट की पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है कि एक एक व्यक्ति कोर्ट जाता है न्याय लेने के लिए, उसको न्याय मिलता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है। उससे संबंधित अगर वहीं से कोई दिशा निर्देश आ जाए स्पष्ट तौर पे, ताकि वो एक नजीर बन जाए कि इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, जो अवैध गतिविधियां हैं, गलत गतिविधियां हैं या तकनीकी जिसमें दोष है, उसके बारे में वो नजीर बन जाए, ताकि जो आम जनमानस है उसको बार बार जो है कोर्ट न जाना पड़े और उसको इस तरीके का कष्ट न भोगना पड़े। कहने का आशय ये है कि जो भी सिस्टम बना हुआ है, जो भी व्यवस्था बन रही है, दोष उसमें नहीं है, बल्कि जो कानूनी शिथिलता है दोष उसमें है। तो इसी संदर्भ में हमने ये बताया सोनी उपाध्याय जी के बारे में, इनकी सारी रिसर्च, सारा सिस्टम कानूनी प्रक्रिया में कमी है, उसको कुछ हद तक वर्तमान में जो सरकार है, भारत सरकार है, उसको न्याय संहिता में बदल करके कुछ जो अप्रासंगिक अपराध की जो धाराएं थी उनको हटाया गया, उनको आपस में मर्ज किया गया। जो प्रक्रिया है, जो इतना समय लग जाता था, उसको कम करने का प्रयास किया गया, समय को कम किया जाए, उसकी समयबद्धता निश्चित की गई, एक समय सीमा निश्चित की गई कि इतने समय में उसकी जवाबदेही, उसकी प्रक्रिया समाप्त हो। तो इस तरीके का प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि आज हम लोग इस बुलडोजर संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जहां तक मेरा मानना है कि ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल सही है, बशर्ते कानूनी जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट और उसको जो है एक निश्चित समय सीमा में बांधते हुए और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाए और आरोपी के ऊपर ना हो करके जो आरोप सिद्ध जिनके ऊपर है
उनके प्रति कार्रवाई की जाए, या जिनके पास स्पष्ट साक्ष्य है, जिनके अगेंस्ट स्पष्ट साक्ष्य है। साक्ष्य का कारण ये है कि आजकल के चाहे जो कैमरे के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से अब लगभग सारी जानकारी, सारे साक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो नई धारा बनी है बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो है जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो भी उपलब्ध है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक साधन हो चाहे मीडिया हो, कहीं से भी इस तरीके के जो संसाधन हैं उनके द्वारा भी अगर कोई साक्ष्य है तो उसको भी वो साक्ष्य के तौर पे मानने का नियम अब स्पष्ट तौर पे इसमें हो गया है। तो इस तरीके की जो क्रियाविधि है उसमें इसका इस्तेमाल, इसकी सहायता लेते हुए कार्यक्रम आगे संपादित किया जाए। बाकी ये एकदम बढ़िया है कि जिन्होंने अरबों करोड़ों की संपत्तियां अर्जित कर ली हैं, सामान्य तौर पे उनका कोई बिजनेस व्यवसाय ऐसा वैध रूप से दिखता नहीं है। आपके समाज में, देश में, राज्यों में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 10-10, 20-20, 50 सैकड़ों करोड़ की उन्होंने संपत्तियां अर्जित कर ली हैं। व्यवस्थित रूप से उनका कोई स्पष्ट व्यवसाय दिखता नहीं है, तो उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पे होनी चाहिए। इसके पहले जो संस्कृति थी, जो भी सिस्टम चलता था, उसमें है कि लोग जेल चले जाते थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते थे, वो अपनी संपत्तियां अर्जित किए रहते थे। जो अवैध रूप से उन्होंने बना लिया है वो जस की तस बनी हुई है। 10-20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, महीने, 2 महीने जेल गए, जेल से बाहर निकल आए, आराम से अपना मौज कर रहे हैं, अपना सिस्टम बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस सिस्टम ने क्या किया, 1-2 गाहे बगाहे जो गतिविधियां होती हैं उनमें 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए कि 100 में अगर 10-20 ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो केवल आरोपी हैं या कहीं संयोग से ऐसी कुछ कमी रह गई प्रक्रिया में, गलत उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। और खास करके जो विशिष्ट तौर पे जो कार्रवाई होती है, ये वाली कार्रवाई कि आरोपी के जो अन्य सदस्य हैं, मकान उनके पिताजी के नाम से है, संबंधित आरोपी या जो भी जो क्रिमिनल है, और उनके पिता का इसमें कोई दोष, कोई हाथ नहीं है, मकान उनके नाम से है, तो उस मकान को निश्चित तौर पे नहीं गिराया जाना चाहिए। आए दिन आप पेपर में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोज आप देखते रहते हैं जो स्पष्ट तौर पे अपना डॉक्यूमेंट दिखाते रहते हैं कि वो जो है मेरे नाम से है, या मीडिया के द्वारा कई बार दिखाया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट उनके नाम से है, संबंधित अपराधी, संबंधित आरोपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो मकान, वो भी संपत्तियां जो है गिरा दी जाती हैं, जब्त कर ली जाती हैं। तो इस मामले पे थोड़ा सा एक स्पष्ट दिशा निर्देश की आवश्यकता है कि इस पे अब चर्चा होनी चाहिए। बाकी ये जो प्रक्रिया है मेरे समझ से रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि हजारों करोड़ की संपत्तियां लोग अर्जित कर लेते हैं, 2-4 दिन, 10-20 दिन, 50 दिन जेल जाते हैं, वहां से निकल आते हैं, मुकदमा चलता रहता है, मौज वो लोग करते रहते हैं। तो उनके खिलाफ अगर ये कार्रवाई हो जाती है, जो भी संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं उनके सामने ही अगर उसको नष्ट कर दिया जाए, तो एक समाज में, एक राज्य में शासन प्रशासन की ओर से आम जनता के लिए, और जो क्रिमिनल, जो भी आपराधिक तत्व हैं, उनके सामने एक नजीर बनेगी कि इस तरीके का अगर कृत्य उनके द्वारा किया जाएगा तो तत्काल त्वरित न्याय के रूप में ये कार्रवाई उनके सामने सुनिश्चित की जाएगी। तो इस तरीके से जिस संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसके सकारात्मक और नकारात्मक सारे पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। सकारात्मक पक्ष में ये दिखता है कि त्वरित न्याय के रूप में जो एक संसाधन है, जो भी ये प्रक्रिया मिल रही है, उसमें तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहने वाला है या होता दिख रहा है। लेकिन जो न्याय में ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि गलत व्यक्ति हत्थे चढ़ जाता है, या मात्र आरोपी को ही यहीं पर सजा मिल जाती है, चूंकि भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें यह माना जाता है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है वह व्यक्ति अपराधी नहीं है, इसीलिए उसको आरोपी कहा जाता है, एक्यूज्ड कहा जाता है। दोष सिद्ध होने के तक वो जो है आरोपी रहता है, दोष सिद्ध होने के बाद ही उसको अपराधी कहा जाएगा। तो मैंने सबसे पहले इस बारे में चर्चा की है कि मान लीजिए जब उसका दोष सिद्ध की स्थिति आती है और वो दोष सिद्ध नहीं हो पाता है, चूंकि सारी कार्रवाइयाँ उसके पहले ही हो गई हैं, तो क्या इसके बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या इसकी कोई लायबिलिटी संबंधित राज्य, संबंधित प्रशासन की बनती है या नहीं बनती है, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है।
तो ये तो सकारात्मक पक्ष हो गए, और नकारात्मक पक्ष के बारे में अभी हमने चर्चा की है कि ये जो एक गतिविधि उत्पन्न होती है, इसका इस्तेमाल प्रशासन या शासन अपने द्वेष के या अपने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए भी कर सकता है, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे जो सरकार आएंगी, मान लीजिए अगर बदलती हैं, तो जो भी होगा तो एक दूसरे के प्रति उसको नफे नुकसान के लिए भी राजनीतिक साजिश के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए इस कार्यक्रम को, जो भी कार्यक्रम चल रहा है बुलडोजर राज, जो भी बुलडोजर संस्कृति है, इसके बारे में एक स्पष्ट गाइडलाइन हो, और जो कानूनी शिथिलता है, जो कानूनी प्रक्रिया में जो लूप होल्स हैं, उनको दुरुस्त करते हुए जो नई न्याय संहिता बनी है उसका दावा है, उसके माध्यम से दावा किया जा रहा है कि इसको दुरुस्त किया जाएगा। चूंकि इतनी बड़ी आबादी इस देश में है, संसाधन बहुत कम है, कोर्ट में मुकदमों की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जुडिशियरी में हमने सब देखा है कि सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जज ही उपलब्ध नहीं है, मतलब कि जज की रिक्तियां खाली हैं, जज के पद जो है खाली पड़े हुए हैं, पर्याप्त संख्या में जज नहीं हैं, वहाँ पे जो उनको संसाधन मिलना चाहिए वो पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जो न्यायिक प्रक्रिया है, पुरानी वाली जो न्यायिक प्रक्रिया है वो थोड़ी बोझिल थी। जो BNS बना है, भारतीय न्याय संहिता जो आई है, उसकी प्रक्रिया को आसान करने का दावा किया गया है कि जो उसकी प्रक्रिया है उसको आसान बनाया गया है। अब उसका रिस्पांस तत्काल अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उसके तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसकी विवेचना हो रही है। अब उसको कसौटी पे, कोर्ट में उसको कसा जाएगा, तब देखा जाएगा कि अगर वो अपने दावे पे खरी उतरती है या नहीं उतरती है। ये 2 से 4 साल बाद ही पता चल पाएगा। तो मेरे समझ से जो भी बुलडोजर का कार्यक्रम चल रहा है, निर्बाध गति से बिल्कुल चलते रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश, कुछ स्पष्ट नियमावली, हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से एक स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए। और जो कानूनी शिथिलता है, जिसका लाभ कभी कभी प्रशासन भी उठाता है, जो अपराधी हैं वो उठाते हैं, या आम जनमानस जो अपराध की तरफ अग्रसर रहते हैं, वो भी इस कमियों को उठाते हुए इस तरीके की संपत्तियां अर्जित करते हैं। और जो भी अवैध संपत्तियां वो अर्जित करते हैं, वो समाज में एक नजीर बन जाती है इस कानूनी शिथिलता के कारण, कि कानून बिल्कुल पंगु है, और आम जनमानस में ये एक नज़ीर बन जाता है कि किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वैध या अवैध किसी से कोई मतलब नहीं है, कुल मिला के जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बुलडोजर संस्कृति और बुलडोजर राज पे सकारात्मक, उसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उस पर चर्चा की, और इस बिंदु को चर्चा करते हुए कानूनी प्रक्रिया में कहाँ लूप होल्स हैं, क्या शिथिलता है, क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में कुछ एक्सपर्ट के माध्यम से भी हमने समझने की कोशिश की, उनकी क्या राय है इस बारे में, उसको भी हम लोगों ने समझा। और कानून में कहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं, आम जनमानस में अपराधी तत्व हैं वो क्या लाभ ले जाते हैं, और आम जनमानस है जिनका अपराध से कोई साबका नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उनके सामने कौन सी समस्याएं खड़ी होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। मेरे समझ से आपके सामने एक ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि स्पष्ट तौर पे सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं पे चर्चा के उपरांत कि आपकी समझ एकदम क्लियर हो जाए कि क्या कैसे हो रहा है, क्या कैसी गतिविधि हो रही है। और इस पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके द्वारा जो भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए, कुछ आलोचना की गई, कुछ फटकारा गया, और कुछ अन्य दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं, उसके आलोक में आज का ये हम लोगों का सेशन रहा। इसमें हम लोगों ने चर्चा की। इसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसी ये क्लास रही, और क्या और हो सकता है, क्या कमियां रह जाती हैं, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।